हाँ देखिए, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है आरएनए। हमने डीएनए के बारे में आपको बताया था। डीएनए से रिलेटेड सारे चीजें हमने आपको बताई थी। जैसे डीएनए अभी हमने क्या क्या पढ़ा है कि डीएनए का जो फुल फॉर्म है, सबसे पहले डाई ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, या इसी को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड का होता है, ये भी हमने आपको बताया। क्या है? डबल स्टैंडर्ड या डबल हेलिक्स का होता है। इस तरीके से आप देखेंगे डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल स्टैंडर्ड या डबल हेलिक्स होता है। बीच में न्यूक्लियोटाइड होता है। डीएनए के एक फेरे की जो लंबाई है वो 34 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है, और एक फेरे में 10 न्यूक्लियोटाइड होता है, और उसके बीच की यानी दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी जो है वो 3.5 एंगस्ट्रॉम होती है। ये हमने डीएनए में आपको बताया था। ठीक है, तो डीएनए में अभी ये डबल स्टैंडर्ड हो गया। पॉली न्यूक्लियोटाइड की बनी होती है। पॉली का मतलब होता है बहुत, जैसे बहुत सारे टेक्निक अगर एक साथ आ जाएं तो उसे कहते हैं पॉलीटेक्निक न्यूक्लियोटाइड। पॉली न्यूक्लियोटाइड्स होती है, इसमें बनी होती है। डीएनए के बारे में हमने बताया कि डीएनए में एडनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और थाइमिन होता है। क्या क्या होता है? एडनिन होता है, एडनिन, ग्वानिन होता है, एडनिन, ग्वानिन और थाइमिन और साइटोसिन। एडनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है। साइटोसिन, ये चार डीएनए में पाए जाते हैं। आरएनए में थाइमिन की जगह पर पाया जाता है यूरेसिल। ये जुड़े कैसे होते हैं? तो ऐसे याद रखेंगे, एटीजीसी। किससे जुड़े होते हैं? एटीजीसी, यानी एडनिन जो है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़ा होता है थाइमिन से। ग्वानिन जो है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़ा होता है साइटोसिन से। ये इंपॉर्टेंट है। एडनिन किससे जुड़ा होता है? तो थाइमिन से। ग्वानिन किससे जुड़ा होता है? तो साइटोसिन से। बीच में जो बॉन्ड है उसी ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। और बॉन्ड भी पूछता है किससे जुड़े होते हैं, ये भी पूछता है। एडनिन और ग्वानिन ये प्यूरिन का पार्ट होता है। थाइमिन और साइटोसिन ये प्यूरिडीन का पार्ट होता है। आगे हम लोग देखेंगे आरएनए के बारे में। आरएनए के बारे में देखेंगे, ये भी एक राइबोज सुगर है आरएनए, जिसे हम राइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है? इसमें राइबोज सुगर है, इसे हम जानते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में। राइबोन्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के होते हैं, ये भी हमने आपको बताया, डीएनए और आरएनए। राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड का होता है। कैसा होता है? तो सिंगल स्टैंडर्ड, यानी इसमें एक ही धागे की नुमा संरचना होती है। सिंगल स्टैंडर्ड का होता है, या सिंगल हेलिक्स भी बोल सकते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड का होता है आरएनए। आरएनए के 3 पार्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा। आरएनए के कितने पार्ट होते हैं? तो 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है एमआरएनए, यानी एम का मतलब मैसेंजर आरएनए। दूसरा होता है टीआरएनए, टी का मतलब ट्रांसफर आरएनए। और तीसरा होता है आरआरएनए, राइबोज आरएनए या राइबोसोम आरएनए। यही प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। 3 चीजें याद रखिएगा। पहला एमआरएनए, ये एम का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए। इसे क्यों कहा जाता है मैसेंजर आरएनए? क्योंकि ये हमारे खाने में जो अमीनो एसिड होता है उस अमीनो एसिड की पहचान करता है, और पहचान करने के बाद में ये किसको बताता है? तो ट्रांसफर आरएनए को। ये यहां से आता है और 10 अमीनो एसिड को लेकर कहां पे पहुंचा देता है? तो आरआरएनए के पास में पहुंचा देता है। 10 अमीनो एसिड हमारी बॉडी में पहले से मौजूद होते हैं, और 10 को खाने के बाद मिलता है, यानी 10 और 10 मिलकर 20 अमीनो एसिड हो गया। 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, यानी एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। या ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड होते हैं? तो एक प्रोटीन में 20 अमीनो एसिड होते हैं। एक ग्लूकोज में कितने एटीपी होते हैं? ये हमने बताया आपको पिछले लेक्चर में या पिछले क्लास में। एक ग्लूकोज में 38 एटीपी होते हैं, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
ये चीजें आरएनए के हमने आपको बताई। क्या इसमें आरएनए में और क्या खास होता है तो देखेंगे। इसमें आरएनए में जो है, इसमें थाइमिन की जगह पर क्या होता है, थाइमिन की जगह पर, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। थाइमिन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। जबकि आरएनए में भी एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है। ये चीजें आप याद रखिएगा। अब कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे अगर हम डीएनए से बना रहे हैं आरएनए, यानी डीएनए से अगर आरएनए बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा और इसको याद कर लीजिए कि अगर डीएनए से बन रहा है आरएनए तो इसे कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो उसे क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर यही रिवर्स हो गया तो आरएनए से डीएनए अगर बन गया तो उसे कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी रिवर्स हो गया। अगर आरएनए से डायरेक्ट प्रोटीन, आरएनए से हम लोग प्रोटीन बना लिए या आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसे क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं इसे, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। पॉइंट सब नोट करते चलेंगे। पहला क्या है, डीएनए से बना आरएनए, उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। आरएनए से बना रिवर्स हो गया डीएनए तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। आरएनए से एक प्रोटीन बन गया या प्रोटीन बन गया तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन। लेकिन एक ये सबसे ज्यादा पूछता है कि अगर डीएनए से ही डीएनए बन गया, यानी डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बनता है तो इसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन कैसे पूछता है हम आपको बताते हैं। रेप्लिकेशन, इसे हम क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन कहेंगे। कब, जब डीएनए से ही डीएनए बन गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से, या ऐसे पूछ लिया कि वो प्रक्रिया जब डीएनए से आरएनए बनता है उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, या यही दे दिया ऑप्शन में कि रेप्लिकेशन क्या है या रेप्लिकेशन होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन होता है, या डीएनए से डीएनए बनता है, या डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आरएनए ये इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बताया सारी चीजें आरएनए के बारे में, क्या है, कैसे है। अब एक चीज आप देखे हो, इसमें सेल डिवीजन में हमने आपको बताया था सिर्फ इतना कि सेल डिवीजन कहां सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम कहां पे होता है। तो आपने जाना था कि सेल डिवीजन जो है वो लीवर में सबसे ज्यादा होता है और ब्रेन में बहुत कम या ना के बराबर कहां होता है, तो ब्रेन में। कोशिका विभाजन, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। तो ये 3 तरीके का होता है, याद रखेंगे। पहला कौन सा है, कोशिका विभाजन कितने तरीके का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। पहला है माइटोसिस, दूसरा है अमाइटोसिस या एमाइटोसिस, और तीसरा है मियोसिस। तीसरा क्या है, मियोसिस। याद, इंग्लिश टर्म याद रखिएगा। बहुत सारे एग्जाम अब जो हो रहे हैं उसमें जो इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज कर रहा है। माइटोसिस, अमाइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ये हिंदी है इसका, लेकिन हिंदी यूज नहीं करता है। याद रखेंगे आप सारी चीजें कि कैसे। पहला है माइटोसिस, का मतलब होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। यानी सेल डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है माइटोसिस, डिवीजन क्या है, समसूत्री विभाजन। एमाइटोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन।
एमाइटोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन। एमाइटोसिस का मतलब क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। और मियोसिस का मतलब क्या होता है? आसूत्री विभाजन। आसूत्री विभाजन, ये तीनों याद रखेंगे आप। पहला कौन सा? सेल डिवीजन कितने तरीके के होते हैं? तो 3 तरीके के। माइटोसिस है, मियोसिस है, और उसके बाद में आपको है एमाइटोसिस है। एमाइटोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन। बस आप एग्जाम्पल याद रखेंगे कि अर्धसूत्री जो विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन ये किसमें होता है? इस तरीके से आप एग्जाम्पल सबका याद रखेंगे। एग्जाम्पल पूछता है कि इसमें कौन सा होगा। सबसे पहले यहां पे आप ये लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे कि आसूत्री विभाजन किसमें होता है? वायरस में। जितने भी यूनिसेलुलर है उसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। जीवाणु में, बैक्टीरिया में, यानी प्रोकैरियोटिक आप कह सकते हैं। बैक्टीरिया में, जीवाणु में, या प्रोकैरियोटिक, यहां पे हम लिख सकते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक्स में होता है। आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां पे प्रोकैरियोटिक यानी यूनिसेलुलर जितने भी है उसमें कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में, यानी समसूत्री विभाजन जो है उसमें सोमेटिक सेल भाग लेता है, यानी कोशिका कायिक कोशिका है। सोमेटिक सेल यानी जो ह्यूमन की बॉडी होती है वो सोमेटिक सेल्स की बनी होती है। तो सोमेटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो समसूत्री विभाजन करता है, ठीक है। और मियोसिस जो होता है उसमें मेल और फीमेल में होता है। याद रखेंगे इसमें मियोसिस जो होता है वो किसमें होता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पर्म और ओवम भाग लेता है। यही बार बार पूछता है, स्पर्म और ओवम, स्पर्म एंड ओवम। कहने का मतलब मेल और फीमेल में अगर देखें तो कौन सा है? समसूत्री विभाजन, सॉरी आसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में स्पर्म और ओवम को छोड़कर शरीर पूरा बॉडी, स्पर्म और ओवम को छोड़कर, स्पर्म और ओवम को छोड़कर पूरा शरीर या पूरी बॉडी भाग लेती है या बना होता है। किससे बना होता है? किससे बना होता है? तो समसूत्री विभाजन से। स्पर्म और ओवम ये किसमें है? तो आसूत्री विभाजन में भाग लेता है। ये थे सेल डिवीजन, हमने आपको बताया। इसके बाद हम लोग देखेंगे नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। आज हमने अभी क्या क्या इसमें डिस्कस किया है। सेल चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। पहला हमने आपको डीएनए बताया, आरएनए बताया। आरएनए से हमने बताया ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसमें एमआरएनए होता है, टीआरएनए होता है, आरआरएनए होता है। मैसेंजर आरएनए क्या करता है? अमीनो एसिड की पहचान करता है। ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को राइबोज आरएनए तक पहुंचाता है, जिससे यह 20 अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। थाइमिन की हम बात करते हैं, के साथ यूरेसिल काम करता है। आगे हमने बताया आपको कि डीएनए से डीएनए बनता है तो उसे रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से डीएनए बनता है उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनता है उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। ये सारी चीजें हमने आपके सामने डिस्कस की। आगे बढ़ते हैं। इसमें सेल डिवीजन के बारे में बताया, सेल डिवीजन क्या है। इसके बाद हम लोग आगे नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जिससे है सेल के बाद क्या बनता है? तो टिश्यूज बनता है। आप जानते हैं कि कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? तो ऊतक का निर्माण करती हैं, इसी को कहते हैं टिश्यूज। ऊतक या टिश्यूज का निर्माण करते हैं। ध्यान रखेंगे इसमें सेल का फॉर्मेशन, या बहुत सारे सेल मिलकर ग्रुप ऑफ सेल्स अगर कहेंगे तो एक तरीके से अगर ऑप्शन में लिखा है कि
कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, और दूसरा ऑप्शन लिख दे कि समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, तो आप इससे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा ग्रुप ऑफ सेम सेल्स होता है, ग्रुप ऑफ सेम सेल्स, यानी समान कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। कभी भी ऊतक जो बनेगा, आप जब पढ़ेंगे फाइलम, इसमें जब पढ़ेंगे बॉटनी के बारे में तो उसमें फाइलम होता है, तो पोरिफेरा है, सीलेंट्रेटा है, ठीक है, निमेटोडा है, आर्थ्रोपोडा है, इकाइनोडर्मेटा है, कार्डेटा, इस तरीके से बहुत सारे जो फाइलम है, उसमें आप जब फाइलम पढ़ेंगे तो सबसे पहले किस फाइलम में टिश्यूज का निर्माण होता है, तो सीलेंट्रेटा में। किसमें होता है, सीलेंट्रेटा फाइलम में सबसे पहले होता है, सीलेंट्रेटा फाइलम। ये याद रखिएगा किस फाइलम में सबसे पहले ऊतक देखे जाते हैं, सीलेंट्रेटा फाइलम। इसमें एग्जांपल है जेलीफिश है, हाइड्रा है, सबसे पहले ऊतक देखे जाते हैं, सबसे पहले ऊतक का निर्माण, ऊतक का सबसे पहले ऊतक का निर्माण किस फाइलम में होता है, तो वो सीलेंट्रेटा, कहीं पे कॉलेंट्रेटा लिखा रहता है, हिंदी में अगर लिखेंगे तो सीलेंट्रेटा, इस तरीके से। तो सीलेंट्रेटा फाइलम में सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, ऊतक का निर्माण देखने को मिलता है। इसी में सीलेंट्रेटा फाइलम में क्या क्या आते हैं, तो हाइड्रा आता है, हाइड्रा आता है, जेलीफिश आती है, क्या आता है, जेलीफिश, जेलीफिश फिश नहीं है, इस तरीके से बहुत सारे, दरियाई घोड़ा जो है वो घोड़ा नहीं है, एक खिलाड़ी है महिला जयवर्धने, वो महिला नहीं है, तो इस जो दिखता है वो होता नहीं है। तो याद रखेंगे इसमें हाइड्रा, जेलीफिश, ये दोनों सीलेंट्रेटा फाइलम के ऑर्गेनिज्म हैं, और सबसे पहले जो ऊतक का निर्माण हुआ है वो सीलेंट्रेटा फाइलम में हुआ। पोरिफेरा में पहले है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होता है, उसमें एक ही सिंगल सेल होता है, तो सिंगल सेल से टिश्यूज का निर्माण संभव नहीं है, इसलिए पोरिफेरा में ग्रुप ऑफ सेल्स तो होते हैं लेकिन सेम ग्रुप ऑफ सेल्स नहीं होते हैं। पोरिफेरा में ऊतक का निर्माण नहीं होता है ग्रुप ऑफ सेल होने के बावजूद। सीलेंट्रेटा फाइलम में ग्रुप ऑफ सेम सेल्स होते हैं, इसलिए सबसे पहले सीलेंट्रेटा फाइलम में ऊतकों का निर्माण होता है। आप यहां इसको लिखते चलेंगे साथ में। ऊतक का अध्ययन, जैसे सेल का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता था, उसी तरीके से ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाएगा, ऊतक का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो इसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। और इसके पिता कौन है, तो मालपिगी। कौन है, मालपिगी। ऊतक यानी ऊतक के फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है, तो मालपिगी को कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। यहीं पे लिख देते हैं हम, आप इसको लिखते भी चलेंगे साथ में, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं, तो मालपिगी, मालपिगी को कहा जाता है फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। तो ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट। ऊतकों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ऊतक जो है वो 4 तरीके का होता है, 5 तरीका भी लिखा रहता है, कहीं कहीं 4 तरीका। संयोजी ऊतक हो गया, पेशीय ऊतक हो गया, मैस्कुलर टिश्यूज जिसे कहते हैं, संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू को कहा जाता है। इसके बाद तंत्रिका ऊतक है, उपकला ऊतक जिसे हम एडिपोज टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो ऊतक जो है वो 4 तरीके का होता है। पहला यहां पे आप लोग इसे बनाएंगे, पहला है ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 तरीके के होते हैं। मैं अभी जूलॉजी, जब हम प्लांट बॉटनी पढ़ेंगे तो बॉटनी में भी ऊतक होते हैं, यानी वो प्लांट टिश्यूज होते हैं। तो प्लांट टिश्यूज के बारे में बाद में, पहले हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट टिश्यू बाद में पढ़ेंगे। ऊतक जो है यानी टिश्यूज कितने तरीके के होते हैं, 4 तरीके के होते हैं। पहला है इसमें संयोजी ऊतक जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं, संयोजी ऊतक। दूसरा पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक। तीसरा इसे में लिख लीजिएगा तंत्रिका ऊतक,
तंत्रिका ऊतक, और चौथा उपकला ऊतक या एडिपोज टिश्यू, इसी को कहा जाता है उपकला या एडिपोज, उपकला ऊतक या एडिपोज टिश्यू। ये चार तरीके के संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्योंकि याद रखना जरूरी है, इसी को कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज। पेशीय ऊतक मैस्कुलर टिश्यू, मैस्कुलर टिश्यूज। तंत्रिका ऊतक इसे हम न्यूरॉन टिश्यू या नर्वस टिश्यू भी कहते हैं, न्यूरॉन टिश्यू या नर्वस टिश्यू। एडिपोज को, उपकला को हम लोग एडिपोज टिश्यू के नाम से जानते हैं, एडिपोज। ये ऊतकों, अब याद सबसे आसान है, संयोजी ऊतक आपको याद रखना है कि संयोजी ऊतक क्या है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो संयोजी मतलब जो कनेक्ट करता है, कनेक्टिव टिश्यूज का मतलब जो कनेक्ट करता है, इसमें बोन आता है, ब्लड आता है, ब्लड भी एक संयोजी ऊतक है, लिम्फ आता है, लसिका हिंदी इसकी है, लिम्फ हो गया, ब्लड हो गया, इसकी हिंदी है लसिका। ब्लड यानी रक्त एक तरीके का तरल संयोजी ऊतक है, आपने कई बार पढ़ा होगा। अस्थि भी क्या है, एक संयोजी ऊतक है। ये तो संयोजी ऊतक के बारे में एग्जाम्पल हमने आपको बताया है, बोन, ब्लड एंड लिम्फ। मैस्कुलर टिश्यू, जितने भी मसल्स बने हैं वो सारे के सारे किस टिश्यूज के बने हैं, तो मैस्कुलर टिश्यू के बने। जो मसल्स हमारे बने हैं वो किसके बने हैं, मैस्कुलर टिश्यूज के बने हैं। मसल्स की मैं बात कर रहा हूं, मांसपेशियां जो बनी हैं, मांसपेशियां वो सारी की सारी किसकी मांसपेशियां बनी हैं, किसकी, मैस्कुलर टिश्यूज की। तंत्रिका यानी ब्रेन हमारा जो किसका बना हुआ है, ब्रेन हमारा किसका बना है, तंत्रिका कोशिका का बना हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड, ये भी जिसे सेकंड ब्रेन कहा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड सेकंड ब्रेन, तो ये भी किसका बना हुआ है, हमारा नर्वस टिश्यूज का बना हुआ है, न्यूरॉन टिश्यूज का। एडिपोज की अगर हम बात करते हैं तो ये उपकला है, यानी स्किन जो हमारा बना है, स्किन यानी चमड़ा जो है वो कहता है एडिपोज टिश्यू। इसी स्किन के खाली जगहों में वसा भरने का काम करता है एडिपोज टिश्यू। बस इतना याद रखिएगा, इसमें स्किन जो ऊपरी चमड़ा है, यानी ऊपर वाला जो चमड़ा है, ये किसका बना होता है, एडिपोज टिश्यू का। और एडिपोज जो है वो वसा भरने का काम करता है, किसमें, जो हमारे स्किन में या त्वचाओं में जो जगह खाली जगह होती है उसमें वसा यानी फैट भरने का काम करता है एडिपोज टिश्यू। ध्यान से देखेंगे, इस सारी चीजों को लिखते रहेंगे। वसे का संग्रह करता है और यानी त्वचा के बीच में खाली जगहों को भरता है एडिपोज टिश्यू। तो ये ऊतक हो गए, इसमें बस आपको यही याद रखना है, कुछ पॉइंट्स हैं इसमें कि बोन और बोन को कौन जोड़ता है, ठीक है। इस तरीके से मांसपेशियां हमारी किसकी बनी होती हैं, तो मैस्कुलर टिश्यू। ब्रेन बना होता है तंत्रिका को ऊतक का। स्किन बना होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, स्किन बना होता है, वसा का संग्रह करता है यानी फैट को स्टोर करता है, फैट को स्टोर करता है, वसा का संग्रह करता है। त्वचा यानी स्किन के बीच में, त्वचा के बीच में खाली जगहों को भरता है, खाली जगहों को भरता है, खाली जगहों को भरता है। ध्यान रखेंगे, ब्रेन यानी तंत्रिका, ये ब्रेन बना होता है, ब्रेन इसका तंत्रिका कोशिका का। मांसपेशियां बनी होती हैं पेशी ऊतक का। बोन, ब्लड और लिम्फ याद रखिएगा संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन और बोन को जोड़कर रखती है, बोन और मसल्स को जोड़कर रखती है, मसल्स और मसल्स को जोड़कर रखती है। ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको यहां पे लिख देता हूं कि अगर बोन और बोन जुड़ते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, मसल्स और मसल्स जुड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, या बोन और मसल्स जुड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं।
यानी अस्थि और अस्थि, बोन प्लस बोन अगर जुड़ेंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? बोन प्लस मसल्स, यानी अस्थि प्लस मांसपेशियां। मसल्स, इसके बाद मसल्स प्लस मसल्स। मसल्स प्लस मसल्स, ये तीनों याद रखेंगे। बोन प्लस बोन क्या है, बोन प्लस मसल्स क्या कहते हैं, और मसल्स प्लस, तो बोन और बोन को अगर जो जोड़ता है उसे हम कहते हैं लिंगामेंट। क्या कहते हैं? लिंगामेंट। बोन और बोन को जो जोड़ता है उसे हम लिंगामेंट कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम आप याद रखिएगा। बोन और बोन को जो जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो लिंगामेंट कहा जाता है। बोन और मसल्स को जो जोड़ता है उसे हम टेंडम कहते हैं, टेंडम। और मसल्स को जोड़ता है उसे हम सेलेक्शर बोलते हैं, सेलेक्शर। ठीक, ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। पहला, बोन यानी हड्डी, अस्थि और अस्थि को कौन जोड़ता है? अस्थि प्लस अस्थि को कौन जोड़ता है? अस्थि और अस्थि को जोड़ता है लिगामेंट। अस्थि प्लस मसल्स को जोड़ता है, यानी मांसपेशी को, अस्थि प्लस मांसपेशी को जोड़ता है, मांसपेशी को जोड़ता है टेंडम। मांसपेशी प्लस मांसपेशी को कौन जोड़ता है? तो सेलेक्शर जोड़ता है। ये तीन आप याद रखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलते हैं। कभी भी पूछ लेता है कि अस्थियों के जोड़ को क्या कहा जाता है, अस्थि प्लस मांसपेशियों के जोड़ को क्या कहा जाता है, या मांसपेशियों के जोड़ को क्या कहा जाता है। सिर्फ अस्थि कहेगा या अस्थियों के जोड़ को, तो यानी इसका मतलब यह है कि दोनों अस्थि है। अगर सिर्फ मांसपेशी कह रहा है तो इसका मतलब दोनों मांसपेशी मसल्स, एक या तो अस्थि और मसल्स को जोड़ेगा तो क्या कहलाएगा? टेंडन कहलाएगा। ये टिश्यूज, एनिमल टिश्यू के बारे में आपको इतना ही पढ़ना। क्या क्या है अभी हमने बताया आपको। एनिमल टिश्यू कितने तरीके के होते हैं? तो 4 तरीके के। पहला, कनेक्टिंग टिश्यू आप याद रखिएगा, कनेक्ट करता है, बोन है, ब्लड है, लिम्फ है, ये एग्जाम्पल है इसमें। मांसपेशी को क्या करता है? मांसपेशियां बनी होती हैं, ये हमें सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। बॉडी का जो एक स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर प्रदान करती हैं कौन? मसल्स। न तंत्रिका जो होती है वो ब्रेन या स्पाइनल कार्ड की बनी होती है, तंत्रिका कोशिका, हमारा जो दिमाग बना होता है। एडिपोज जो होता है वो स्किन बना होता है, स्किन के अंदर जो खाली जगह है उसमें फैट भरने का काम एडिपोज करता है, खाली जगहों में रहता है। इसे फैट संग्राहक भी कहते हैं या फैट स्टोरेज भी कहा जाता है, फैट को स्टोर करता है। ये चीजें हमने आपको बताई। इसके बाद हम लोग देखते हैं मैस्कुलर यानी स्केलेटन सिस्टम के बारे में। क्या हम लोग पढ़ेंगे इसमें? स्केलेटन सिस्टम के बारे में। अगला जो टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम का मतलब कंकाल तंत्र। स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र के बारे में हम लोग देखेंगे। हाँ, कंकाल तंत्र में हमें क्या क्या पढ़ना है? आप कंकाल तंत्र से यहां पे गेस कर चुके होंगे कि कंकाल तंत्र जो होता है वो भी कई तरीके का होता है। किसी का कंकाल बाहर होता है बॉडी के, किसी का कंकाल बॉडी के अंदर होता है, जैसे हम लोगों का बॉडी के अंदर है, ठीक है। किसी का बॉडी के बाहर होता है कंकाल तंत्र। तो इसमें हम लोग देखेंगे स्केलेटन सिस्टम जो होता है ये काम क्या करता है। सबसे पहला जो काम है ये हमें चलने फिरने में सहायता प्रदान करता है, यानी जंतुओं को
मानव भी एक तरीके का जंतु ही है। जंतुओं को चलने में सहायता प्रदान करता है। जंतुओं को चलने में सहायता प्रदान करता है। जंतुओं को चलने में सहायता प्रदान करता है। कौन? कंकाल तंत्र। यानी बॉडी में अगर कंकाल तंत्र नहीं रहेगा तो आप खड़े भी नहीं हो सकते हैं। शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। शरीर के आंतरिक अंगों की क्या करता है? रक्षा करता है। शरीर के आंतरिक अंगों की क्या करता है? रक्षा करता है। ध्यान रखिएगा। तो ये तो इसके स्केलेटन सिस्टम के बारे में यानी कंकाल तंत्र की विशेषता हो गई या परिभाषा। ये दो तरीके का होता है, एक बाह्य कंकाल होते हैं, यानी जंतु जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं वो कितने प्रकार के हैं? तो दो तरीके के। इसका मतलब जो स्केलेटन सिस्टम है वो भी दो प्रकार का होगा। पहला है इसमें बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल यानी ऐसे जीव जिसके ऊपर कंकाल होता है। दूसरा है आंतरिक कंकाल। तो हम बाह्य कंकाल के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। इसे हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या है। बाह्य कंकाल यानी ऐसे जीव जंतु जिनका जो कंकाल है वो बाहर से ही पता चल जाता है, यानी बाहर होता है, हार्ड होता है, यानी ये शरीर के बाहर होता है और बॉडी के सभी अंगों को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ये शरीर के बाहर होता है। ध्यान रखिएगा, शरीर के बाहर होता है। बाहर होता है। ये शरीर के बाहर होता है। दूसरा पॉइंट इसी में लिख लेंगे। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट अंगों को, आंतरिक अंगों को सुरक्षा देता है। आंतरिक अंगों को सुरक्षा देता है। सुरक्षा देता है। ये तो इसमें दो पॉइंट हो गया। इसको अब एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे इसमें क्या कौन कौन से जीव आएंगे या जीव जंतु कौन कौन से इसमें आएंगे जो शरीर के बाहरी जो एक्सोस्केलेटन होते हैं और ये शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करते हैं। जैसे इसमें केकड़ा आएगा, क्रैब्स बोलते हैं उसे, केकड़ा। आप केकड़े को देखे होंगे, उसका जो शरीर है वो ऊपर से कठोर होता है, इसका मतलब वो एक्सोस्केलेटन। आप चींटी भी क्या है? तो वो भी एक्सोस्केलेटन है। चींटी भी कैसी है? तो एक्सोस्केलेटन है। उसकी भी बॉडी ऊपर से जब टच करेंगे तो आपको दरदराहट उसमें महसूस होगी, ऐसा लगेगा कि बॉडी हार्ड है उसकी। तिलचट्टा आप देखे होंगे, तिलचट्टा। तिलचट्टा किसे कहते हैं? कॉकरोच। कॉकरोच भी क्या है? ये भी एक्सोस्केलेटन है। बाहरी कंकाल इसका जो ऊपरी खोल होता है वो कठोर होता है। और जितने भी एक्सोस्केलेटन वाले ऑर्गेनिज्म हैं या जितने भी जीव जो बाह्य कंकाल वाले हैं उनका जो शरीर बना होता है वो काइटिन का बना होता है। ये लिखाएंगे हम इसमें, बस इतना याद रखिए कि एक्सोस्केलेटन के जितने भी हैं जिनका बाहरी खोल कठोर होता है वो काइटिन का बना होता है। आपने तिलचट्टा इसमें लिख लिया। चींटी भी आपने देखा होगा। घोंघा, मधुमक्खी भी क्या है? मधुमक्खी भी एक्सोस्केलेटन है। घोंघा यानी सीप भी आपने देखा होगा, स्नेल जिसे कहते हैं, स्नेल, घोंघा, ये भी कैसा है? तो
एक्सोस्केलेटन है, जिसके अब जो भी दिमाग में आपके आए, जिसका शरीर जो है वो ऊपर से कठोर होता है, उसे हम बाह्य कंकाल तंत्र जीव कहते हैं या बाह्य कंकालीय जीव कहा जाता है। अब आप कहेंगे कछुआ भी है, कछुआ भी क्या है, ये इसमें आंतरिक भी होता है बाह्य भी होता है। तो इसको हम लिखेंगे नोट करके कि वह कौन सा जीव है जो आंतरिक कंकाल में भी आता है और बाह्य कंकाल में भी आता है, वो है कछुआ। कछुआ कैसा है, इसका ऊपरी खोल तो कठोर होता है, लेकिन अंदर जो होता है वो क्या होता है, इंडोस्केलेटन होता है। आंतरिक जो होता है, आंतरिक खोल होता है, इसमें हाथ पैर सिर जो होते हैं वो उसमें स्केलेटन नहीं पाए जाते, इसका मतलब वो आंतरिक कंकाल उसमें पाया जाता, हाथ पैर के अंदर पाया जाता है उस जो हड्डी वगैरह होती है। जबकि उसका ऊपरी खोल कैसा होता है, तो वो कठोर होता है। तो कछुआ ये कैसा है, आंतरिक और बाह्य दोनों है, आंतरिक भी है और बाह्य भी है। बाह्य वो अपनी खोल की वजह से है, आंतरिक जो उसके हाथ हैं पैर हैं सर है, वो उसके अंदर भी हड्डी पाई जाती है, कंकाल पाया जाता है, इसलिए वो आंतरिक और बाह्य दोनों है कछुआ, याद रखेंगे इसमें। अब दूसरा जो टॉप है इसमें इंडोस्केलेटन यानी आंतरिक कंकाल के बारे में हम लोग देखेंगे। इंडोस्केलेटन, इंडोस्केलेटन या आंतरिक कंकाल। इंडोस्केलेटन आंतरिक कंकाल के बारे में हम लोग देखेंगे। आंतरिक कंकाल में हमने क्या क्या चीजें देखना है, सबसे पहले यही कि इसकी जो सुरक्षा जो होगा, वो जो खोल पाया जाएगा या जो कंकाल हड्डी वगैरह पाई जाएगी वो शरीर के अंदर होगा, ठीक है, मांसपेशियों के अंदर या मांसपेशियों के नीचे पाई जाती है। इसमें कंकाल, इसमें जो कंकाल पाया जाएगा, इसमें जो कंकाल पाया जाएगा, कंकाल मांसपेशियों के नीचे रहता है, मांसपेशियों के नीचे रहता है। मांसपेशियों के क्या होता है, नीचे रहता है। ध्यान रखेंगे इसमें कि एक्सोस्केलेटन इंडोस्केलेटन जो होते हैं उसमें मांसपेशियों के नीचे पाया जाता है, यानी जैसे हम लोग हैं हमारे मांसपेशियों के अंदर कंकाल पाया जाता है। इंडो इसमें ह्यूमन आएगा, मानव आएगा, बिल्ली कुत्ता सांप, ये सारे के सारे आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, ये आप जानते ही हैं। एग्जाम्पल में इसमें क्या हम लोग लिख सकते हैं, तो मानव, जानवर कोई भी आप बिल्ली लिख सकते हैं, ये भी क्या है, इंडोस्केलेटन है। कुत्ता आप लिख सकते हैं, ये भी कैसा है, इंडोस्केलेटन है, ठीक है, एटीसी यानी वगैरह आप लिख सकते हैं इत्यादि। आंतरिक कंकाल में आपको बहुत सारे नाम आपको देखने, जितने भी आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिज्म हैं या क्रिएचर्स पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा के, वो सारे के सारे किस में जाएंगे, एक्सोस्केलेटन में जाएंगे, ठीक है। इंडोस्केलेटन में क्या आएगा, तो आप समझ सकते हैं, मानो यानी कार्डेटा फाइलम की जितनी भी आएंगी वो कहां जाएंगे, इंडोस्केलेटन। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, फाइलम देकर आपसे पूछेगा बताइए बाह्य कंकाल है कि आंतरिक कंकाल है, तो कार्डेटा के जितने भी हैं सब आंतरिक कंकाल हैं, आर्थ्रोपोडा के जितने भी हैं वो सब कैसे हैं, तो बाह्य कंकाल हैं, एक्सोस्केलेटन पाए जाते हैं। कंकाल किससे बना होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे नोट करके लिखेंगे कि जो कंकाल है वो जो स्केलेटन है वो किसका बना होता है, स्केलेटन यानी कंकाल किसका बना होता है, किसका नहीं लिख रहे हैं, कंकाल बना होता है, बना होता है, किसका बना होता है, तो ध्यान रखेंगे यहां दोनों नाम आप लिख लेंगे साथ में। कंकाल जो बना होता है वो अस्थि का बना होता है और उपास्थि का बना होता है, अस्थि और उपास्थि यानी बोन और कार्टिलेज, बोन और कार्टिलेज का बना होता है।
अस्थि और कार्टिलेज आप देखे होंगे, हड्डियों, जो बड़ी हड्डियों का जोड़ है उसके ऊपर कार्टिलेज पाया जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है, एक कार्टिलेज है। ये भी क्या है, कार्टिलेज। नर्म हड्डी को कार्टिलेज कहते हैं। जो हड्डी भी ना लगे और नर्म भी रहे, यानी टाइट भी ना रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहा जाता है, उपास्थि कहते हैं। तो ये आपके सामने हमने बताया एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। अब अस्थि के बारे में आप जानते हैं, बोन जो हड्डी जो होता है वो कैसा होता है, कठोर होता है। ठीक है, कई तरीके के मतलब हड्डी भी पाई जाती हैं। हड्डी 3 प्रकार के पाई जाती हैं, जैसे आपको मिलेगा ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट। यह हड्डियों का प्रकार है। इसी तरीके से उपास्थि जो होता है वो मुलायम होता है। उपास्थियों केवल कैल्शियम सल्फास्फेट पाया जाता है, जबकि हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट के बाद का कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है। तो ये आप लिख लेंगे इसमें, अस्थि और उपास्थि में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अस्थि यानी बोन, बोन इसमें क्या क्या चीजें होती हैं आप, या कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अस्थि किसकी बनी होती है, ये क्वेश्चन है। तो पहला इसमें पॉइंट आप क्या लिखेंगे, अस्थि में इसमें कैल्शियम फास्फेट Ca2PO4, कैल्शियम फास्फेट Ca3PO4 का होल ट्वाइस। क्या क्या है ये, Ca3PO4 का कैल्शियम फास्फेट, यहां पे हम लिख देते हैं कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, यानी दोनों पाए जाते हैं, का बना होता है। कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट अस्थि में पाया जाता है। ये कठोर होते हैं। दूसरा इसमें ये कठोर होते हैं, ये कठोर होते हैं। ये तो कभी पूछेगा नहीं कि हड्डी कठोर होता है कि मुलायम होता है। ये कठोर होते हैं, ये कठोर होते हैं। ये तो दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा। अब अस्थियों में क्या पाया जाता है, इसमें रक्त नलिकाएं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं, रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स पाया जाता है अस्थियों में। ठीक है, या नलिकाएं पाई जाती हैं। अस्थियों में रक्त नलिकाएं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ये भी याद रखेंगे। अस्थि जो बनी होती है वो ओसीन प्रोटीन की बनी होती है। किसकी, ओसीन प्रोटीन, ओसीन प्रोटीन की बनी होती है। बनी होती है। अभी एक बात हमने आपको बताई थी इससे पहले कि अगर अस्थि और अस्थि जुड़ जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। यही हम आपको मेंशन कर देते हैं कि अगर अस्थि यानी बोन और बोन मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बोन और बोन मिल जाते हैं तो उसे लिंगामेंट कहा जाता है। लिंगामेंट, बोन और बोन अगर मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, लिंगामेंट कहा जाता है। ये अस्थियों के बारे में कुछ मान। अब क्वेश्चन पूछेगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें कितनी अस्थियां होती हैं, लगभग 300 होती हैं। जब वो वयस्क अवस्था में आता है तो 206 हड्डियां पाई जा होती हैं। कितनी होती हैं वयस्क अवस्था में, वयस्क अवस्था में यानी एडल्ट जब होता है वो अवस्था में कितनी होती हैं, 206 हड्डी पाई जाती हैं। जब वो शिशुआवस्था में यानी शिशु, किशोरावस्था नहीं, शिशु अवस्था, शिशु अवस्था में कितनी होती हैं, तो लगभग 300 पाई जाती हैं, 300 के करीब में होती हैं। जब बच्चा क्या होता है, वयस्क अवस्था एडल्ट एज में पहुंचता है तो 206 हड्डी पाई जाती है। तो इस तरीके से बोन के बारे में आपको हमने बताया।
इसी पे हम कार्टिलेज बताएंगे, यानी उपास्थि क्या है। उपास्थि आप याद रखेंगे, कार्टिलेज, कार्टिलेज, कार्टिलेज के बारे में, इसमें सिर्फ होता है, यानी सिर्फ क्या पाया जाता है, किसका बना होता है कार्टिलेज, तो कैल्शियम फास्फेट Ca3PO4 का होल ट्वाइस, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। अभी हमने इसका फुल फॉर्म लिखा था, इसलिए यहां पे नहीं लिख रहे हैं, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा, कार्टिलेज जो होता है वो कठोर ना होकर के क्या होता है, मुलायम होता है। कैसा होता है, मुलायम होता है कार्टिलेज, मुलायम होता है। एक पॉइंट और यहां पे, ये किस प्रोटीन का बना होता है, तो ये कांड्रलीन प्रोटीन, कार्टिलेज का से कार्टिलेज और का से याद रखेंगे कांड्रलीन, कांड्रलीन प्रोटीन का बना होता है, कांड्रलीन प्रोटीन, प्रोटीन का बना होता है। अस्थियां बनी होती हैं ओसिन प्रोटीन की, कांड्रलीन प्रोटीन का बना होता है कौन, उपास्थि। एक और पॉइंट कि बोन और मसल्स अगर मिलेंगे, बोन प्लस मसल्स अगर मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, को क्या कहेंगे, उसे टेंडन कहेंगे। क्या कहेंगे, टेंडन कहेंगे। ठीक, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ये बोन और कार्टिलेज के बाद में बारे में सारी चीजें हैं। अब इसमें जो 206 हड्डियां इंसान के शरीर में पाई जाती हैं उसको भी 2 भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये चीजें हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, उसमें बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।